नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पोलिंग का दिन था और यूपी के बाकी इलाकों में नई नई कंट्रोवर्सीज का दिन था। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर 60% से ज्यादा वोट पड़े। दूसरी तरफ वोटिंग शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर गर्मी पैदा कर दी कि अगर आज वोट डालने वालों ने गलती की तो यूपी भी केरल, कश्मीर और बंगाल जैसा हो जाएगा। इस पर विवाद तो होना ही था। केरल के मुख्यमंत्री ने इस बयान के खिलाफ आवाज उठाई। नरेंद्र मोदी ने आज एक रैली में इल्जाम लगाया कि कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं को मोदी के खिलाफ बरगला रहे हैं। इस स्टेटमेंट में भी कंट्रोवर्सी का पूरा सामान था। आज विवाद तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर भी हुआ, जब अदालत ने लखीमपुर खीरी के केस में आशीष मिश्र को बेल दे दी। फैसला कोर्ट का है, लेकिन बेटा केंद्रीय मंत्री का, इसलिए कमेंट पॉलिटिकल हुए। हमला योगी पर हुआ, योगी की सरकार पर हुआ। आज इन सारे विवादों पर हम डिटेल में बात करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्मी, चर्बी और भर्ती की बात करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं आज वोटिंग कितनी हुई, पहले फेज में किस किस इलाके में कितने परसेंट वोट गए। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो गया। ओवरऑल देखें तो 58 सीटों पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग शामली में हुई। शामली जिले की 3 सीटों पर 69% से ज्यादा वोट पड़े हैं। शामली की कैराना सीट में, जहां से समाजवादी पार्टी के नाइद हसन मैदान में है, 75% 75% से ज्यादा वोट पड़े हैं। मुजफ्फरनगर में 65% वोट डाले गए। मेरठ में 61% वोटिंग हुई। बागपत में 61%, गाजियाबाद में 55% वोट डाले गए। हापुड़ जिले में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, यहां 57% वोट डाले गए। बुलंदशहर में 60% वोटिंग हुई। मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर 63% वोटिंग हुई। अलीगढ़ में 60% वोट डाले गए। आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों पर 60% से ज्यादा वोट पड़े। पहले राउंड का चुनाव इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 58 सीटों में से 53 सीटें जीती थी। 2 सीट समाजवादी पार्टी, 2 बीएसपी और 1 आरएलडी को मिली थी। बाद में आरएलडी का विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गया था। इस लिहाज से देखें तो आज 58 सीटों पर जहां वोटिंग हुई, उनमें से 54 सीटें बीजेपी के पास हैं। आज की वोटिंग की अच्छी बात यह रही कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र से किसी तरह की गड़बड़ी की, किसी हिंसा की, किसी मारपीट की कोई खबर नहीं आई। पहले राउंड में कई दिग्गजों की हार जीत का फैसला होना है। पहले चरण में योगी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। मथुरा से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा चुनाव के मैदान में है। मथुरा जिले की छाता विधानसभा सीट से कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी लक्ष्मी नारायण चुनाव लड़ रहे हैं। शामली जिले की थाना भवन सीट से गन्ना मंत्री सुरेश राणा मुकाबले में है। मेरठ जिले की हसनियापुर रिजर्व सीट से कैबिनेट मिनिस्टर दिनेश खटीक मैदान में है। गाजियाबाद से राज्य मंत्री अतुल गर्ग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। एक और राज्य मंत्री संदीप सिंह भी अलीगढ़ जिले की अतरौली सीट से मैदान में है। जिस वक्त पश्चिमी यूपी की 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में एक फिजिकल रैली की। प्रधानमंत्री मोदी जब सहारनपुर पहुंचे तो रास्ते के दोनों किनारों पर उनका स्वागत करने के लिए भारी संख्या में सपोर्टर्स मौजूद थे। ये लोग मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। मोदी मोदी भारत माता की। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जब मंच पर पहुंचे तो भाषण सुनने के लिए अच्छी खासी भीड़ दी। मोदी उत्साहित हुए, फुल फॉर्म में नजर आए। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर करारा हमला किया। मोदी ने अपनी स्पीच में पिछली सरकार के वक्त मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में हुए दंगों की याद दिलाई, खराब लॉ एंड ऑर्डर की बात की। मोदी ने कहा, जिन लोगों ने सहारनपुर को दंगों की आग में झोंका, मुजफ्फरनगर में दंगे कराए, आज उन्हीं लोगों को, क्रिमिनल्स को
समाजवादी पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतार दिया है। हाल ही में सहारनपुर का दागी नेता मोहर्रम अली पप्पू समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ था। मोहर्रम अली सहारनपुर में 2014 में हुई गुरुद्वारा हिंसा का आरोपी रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर समाजवादी पार्टी पर वार किया। मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही, यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था कि नहीं था? याद है कि नहीं है? राजनीतिक संरक्षण में कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है मेरे भाइयों बहनों, प्रमाण है। ऐसी ही करतूतों के कारण 2017 में आप लोगों ने दंगावादियों को ऐसा सबक सिखाया और आज उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने में योगी जी को सफलता मिली। आप ये मत सोचना कि ये दंगावादी लोग सुधर गए हैं, आप मत सोचना ये परिवारवादी सुधर गए हैं, वो तो मौके की तलाश में है। सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनहगार को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है। पूरे पश्चिम यूपी में इन लोगों ने चुन चुन करके अपराधियों को मैदान में उतारा है कि ये लोग अब राष्ट्र विरोधियों को अपना प्रस्तावक तक बना रहे हैं। इसका इरादा आप जरूर समझिए। योगी जी की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें जेल भेजा, इसलिए इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। ये लोग यूपी के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं। और मैं ये देखकर हैरान हूं कि जो लोग उस समय दंगाइयों को कोस रहे थे वो इस चुनाव में दंगाइयों के साथ गले मिल रहे हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में कानून का राज हो, बहन बेटियां घर से निकलते वक्त खुद को सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं और आज पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है। सहारनपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताओ जरा मुझे ताकत से जवाब देना, कानून का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून का डंडा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर बहन बेटी को सुख चैन की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक एक नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, ये जो आप चाहते हैं इसके लिए योगी जी काम कर रहे हैं, तो कहते हैं देखो योगी जी ने उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, तो क्या उसको महल में भेजे क्या? क्या उसको महल में भेजे क्या? भाइयों बहनों, पहले यहां क्या स्थिति थी ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। कानून व्यवस्था सुधारने पर उत्तर प्रदेश में निवेशकों में एक बार फिर औद्योगिक विकास का विश्वास आया है। भाजपा सरकार यूपी के हर जिले, हर क्षेत्र की ताकत, वहां की विशेषता को पहचान कर उसे बढ़ाने में जुटी है। नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर की रैली में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादों को आड़े हाथों लिया।
मोदी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। विपक्षी दल जानते हैं उन्हें सत्ता में आना तो है नहीं, इसलिए जो मन में आए वादे कर रहे हैं। मोदी ने कहा यूपी के लोगों ने इन बड़बोले लोगों की सरकार देखी है, इनकी परिवारवादी सोच देखी है। ऐसे लोगों को गरीबों का दर्द नहीं दिखता, ना ही गरीबों को लेकर इनके मन में कोई सोच है। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कुछ गौर परिवारवादी लोग, एक पूरी पार्टी परिवारवादी, जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है, आना तो है नहीं, बोलते जाओ। जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, इन लोगों के बहकावे में नहीं आएगा। इन लोगों को जब आपने मौका दिया तो इन्होंने क्या किया, ये कभी मत भूलिएगा। आप याद करिए, इन लोगों ने शहरों को 22 घंटे और गांवों को 20 घंटे बिजली देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किया। उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा और किया तो कहां किया, अपने परिवार के जिले में किया। परिवारवादी सोच बिजली में भी वहीं पर अटक गई। सहारनपुर जैसे बाकी जिले ऐसे ही छोड़ दिए गए। ये लोग कभी यूपी के विकास के बारे में, गरीबों के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। इन लोगों को गरीब का दर्द ना दिखता है और ना ही वो दुख दर्द को समझ पाते हैं। अब आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर से उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या मैसेज दिया। मोदी ने कहा लोगों को किसे वोट देना चाहिए और किसे वोट नहीं देना चाहिए, और साथ ही वो वजह गिनवाई जिनके लिए बीजेपी का फिर से सत्ता में आना जरूरी है। गरीबों को अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलती रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। छोटे किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना, उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को इस महामारी के समय मुफ्त राशन मिलता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को कोरोना के कालखंड में वैक्सीन मुफ्त लगने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी रैली में मुस्लिम बहनों की बात की। मोदी ने कहा उनकी सरकार ने मुस्लिम बेटियों को ट्रिपल तलाक से मुक्त कराया। इसके बाद मुस्लिम बेटियों ने उनकी तारीफ में वीडियो बनाए। इससे परेशान कुछ लोग अब मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को जुल्म से बचाने के लिए भी योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत जरूरी है।
जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये इतनी बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और दंगाइयों को टिकट देने की बात तो मोदी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम बेटियों का जिक्र आज मोदी ने यूपी के चुनाव में पहली बार किया। मोदी का मानना है कि जब उन्होंने 3 तलाक का कानून बनाया तो इससे मुस्लिम महिलाओं ने राहत महसूस की। कई जगह मुस्लिम औरतों ने मोदी की तारीफ की, वीडियो बनाए, लेकिन मोदी ये भी मानते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का ये राहत मिली, उन्होंने तारीफ की, ये मुस्लिम नेताओं को पसंद नहीं आई। असल में सेकंड फेज में जिन सीटों पर वोट डाले जाने हैं उन इलाकों में मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। बीजेपी के नेताओं को लगता है कि ज्यादातर मुसलमान उन्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन मुस्लिम महिलाएं मोदी के नाम पर योगी को सपोर्ट कर सकती हैं। इसीलिए मोदी ने आज 3 तलाक और योगी के शासन में महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र किया। मोदी ने मुस्लिम बेटियों की बात की तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने आज वोटिंग शुरू होने से पहले यूपी के लोगों से जो अपील की उस पर बड़ा विवाद हो गया। योगी ने कहा कि उनकी सरकार बड़ी मुश्किल से यूपी के हालात में सुधार लाई है। उनकी 5 साल की तपस्या से यूपी में भय मुक्त माहौल बना है, लेकिन अगर वोटर्स ने थोड़ी सी चूक की तो फिर यूपी को भी बंगाल, कश्मीर और केरल बनते देर नहीं लगेगी। अपने निर्दोष नागरिकों को एक भयमुक्त जीवन और सुरक्षित वातावरण देना तो किसी भी सरकार की प्राथमिक धर्म है। आप हमें और किस लिए चुनते हैं? आज मुझे कोई चिंता है तो केवल एक कि जिन दंगाइयों और आतताइयों पर अंकुश लगा है वे सब अब मचल गए हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। योगी ने कहा कि अगर फिर बीजेपी की सरकार बनती है तो यूपी में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको बंगाल और केरल की याद दिलाए। लेकिन केरल के चीफ मिनिस्टर बुरा मान गए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हिंदी में ट्वीट किया। योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए विजयन ने लिखा कि अगर यूपी केरल जैसा हो जाता है, जिसका डर योगी आदित्यनाथ को है, तो देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा, समाज कल्याण, उच्च जीवन स्तर और सौहार्दपूर्ण समाज को यूपी में स्थापित किया जा सकेगा, जहां जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं होगी। यूपी की जनता यही चाहती है। राहुल गांधी तो पहले ही केरल और तमिलनाडु को लेकर आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी इनसे भेदभाव करती है। तो राहुल ने भी ट्वीट किया और लिखा, विविधता ही भारत की ताकत है, इसलिए
इस भावना की इंसल्ट नहीं की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के भी बयान आ रहे हैं और योगी जी ने भी जो वोट अपील किया आपने देखा, उसमें कहा कि उत्तर प्रदेश को केरल और बंगाल मत बनने दो। आप केरल में लिटरेसी रेट देखेंगे, आप प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़े देखेंगे तो केरल प्रदेश हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ज़मीनी मुद्दों से भड़काना चाह रहे हैं। आप मुझे बच्चा कह लो, लड़का कह लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग जिस रास्ते पे निकले हैं, एक नया नेतृत्व, एक बहुत आशावादी और एक अच्छे विचारों को लेकर हम चल रहे हैं। सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में रोजगार, खेती के विषय, औद्योगिकरण जिसकी आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, इन विषयों को लेकर मैं और अखिलेश जी काम करना चाहते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ अपने बंगाल, कश्मीर और केरल वाले बयान पर हो रहे विवाद से बेफिक्र आज जमकर चुनाव प्रचार में लगे रहे। योगी ने आज सहारनपुर, बिजनौर और संभल में इलेक्शन रैलियां की। बिजनौर की रैली में योगी ने कहा कि उनकी सरकार आने से पहले यूपी और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा करता था, लेकिन उनकी सरकार के 5 साल में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं लगा। अब कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है। जो लोग पहले बम और गोली चलाते थे वो यूपी छोड़कर भाग गए हैं और उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य भी शुभारंभ किया है, तो काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य धाम का भी स्थापना का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में संपन्न किया है। भाइयों बहनों, आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, 5 साल में कर्फ्यू लगा। आज कर्फ्यू नहीं, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है। वे कर्फ्यू लगाते थे, हम कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं और हर हर बम बम का नारा लगा करके भगवान शिव की आराधना करते थे। वे लोग व्यापारियों पर बम फेंकते थे, किसानों पर बम फेंकते थे। हमने तो कावड़ यात्रा निकाल करके ही नारा दे दिया, हर हर बम बम। बमबाजी नहीं होती है, बमबाजी करने वाले दूसरे लोग की यात्रा में या जेल की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडा राज खत्म करने की बात तो योगी रोज करते हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हुई जिसमें योगी ने बंगाल, कश्मीर और केरल का जिक्र किया। इस बयान के 2 मायने निकाले गए। बीजेपी के सपोर्टर्स ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने बंगाल का जिक्र चुनावी हिंसा के लिए किया था, कश्मीर का नाम वहां के आतंकवाद के सिलसिले में लिया था और केरल की बात वहां होने वाली राजनीतिक हत्याओं के कॉन्टेक्स्ट में की थी। इसलिए उन्होंने यूपी के वोटर्स को सावधान किया था। लेकिन इसका एक मतलब यह भी निकाला गया कि बंगाल, कश्मीर और केरल वो राज्य हैं जहां मुसलमानों की तादाद काफी है। इन राज्यों की सियासत में मुस्लिम समाज का दखल बहुत रहता है और योगी का इशारा इसी तरफ था कि वो यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी आज बिजनौर में ही थे। इन दोनों के निशाने पर योगी और मोदी दोनों थे। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार बस अब 1 महीने की मेहमान है। यूपी में इस बार बदलाव की हवा चल रही है। अखिलेश ने दावा किया कि कोरोना के फर्स्ट वेव के दौरान, लॉकडाउन और सेकेंड वेव के दौरान जिस तरह ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई, उसके बाद यूपी की जनता इंतजार कर रही थी कब उन्हें मौका मिले और कब इस सरकार को उखाड़ फेंके। ये गठबंधन की हवा चल रही है और अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 23-24 दिन बचे हैं उत्तर प्रदेश में बदलाव होने के लिए। और जो लोग कहते थे, जो बदलाव लाने की बात कर रहे थे, 4.5-5 साल हम लोगों ने, आप लोगों ने देख लिया। इतनी तकलीफ, परेशानी, इतना किल्लत का जीवन, इतनी जिल्लत किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितनी हम लोगों को सामना करने का मौका मिला। दूसरी लहर बीमारी की आई, हम और आप दवाइयों के लिए भटकते रहे, अस्पताल में बिस्तर के लिए भटकते रहे। जिस समय दवाई उपलब्ध करानी थी सरकार को, दवाई नहीं दिला पाई, बिस्तर दिलवाने थे, बेड नहीं दिलवा पाई और न जाने कितने लोगों की जान बच जाती अगर समय पर दवाई और समय पर ऑक्सीजन ये सरकार दे देती। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने इंटरव्यू में परिवारवाद को लेकर यादव परिवार पर निशाना साधा था।
यादव परिवार के 45 सदस्यों के राजनीति से जुड़े होने की बात कही थी। अखिलेश यादव ने आज इसका भी जवाब दिया। अखिलेश ने कहा उन्हें फैमिली मैन होने पर गर्व है, वो दूसरे लोगों की तरह झूला उठाकर कहीं नहीं जाएंगे। अखिलेश ने कहा जो लोग उन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, अगर उनका भी परिवार होता तो लॉकडाउन और कोरोना के दौरान वो ज्यादा जिम्मेदारी दिखाते। हमें गर्व है कि हम परिवार वाले हैं और परिवार वाले जनता का दुख दर्द समझते हैं और परिवार के लोगों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले लोग कभी अपना झोला उठा के कभी परिवार को छोड़ करके नहीं जाएंगे। परिवार वाले बेरोजगारी की संकट को जानते हैं, परिवार वाले महंगाई को समझते हैं, परिवार वाले लोग जिस तरीके का अन्याय हो रहा है वो समझते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप न लगाए। और जब कोरोना था, लॉकडाउन था, जिस तरीके से मजदूर पैदल चल करके आए, अगर कोई परिवार वाला मुख्यमंत्री होता तो शायद परिवार वालों का दुख दर्द समझता और परिवारों को पैदल नहीं चलने देता। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बहुत मेहनत कर रहे हैं, घूम घूम कर लोगों से गठबंधन के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। लेकिन आज चर्चा इस बात की ज्यादा हुई कि जयंत चौधरी अपना वोट डालने नहीं पहुंचे। जयंत चौधरी मथुरा से वोटर हैं। वो दिन भर अखिलेश के साथ चुनाव के प्रचार में थे। दावा करते रहे कि बिजनौर में रैली करने के बाद वोट डालने जाएंगे, लेकिन शाम 6 बजे तक मथुरा नहीं पहुंचे। मौका लगा तो जेपी नड्डा ने इस बात के लिए जयंत चौधरी पर निशाना साधा और कहा कि परिवारवाद के घमंड की वजह से जयंत वोट डालने नहीं आए, लेकिन लोकतंत्र में जनता ऐसी हनक का जवाब देती है। आज एक नेता जिसको वोट डालना था, मतदान का प्रयोग करना था, उसने अपने मतदान का प्रयोग ही नहीं किया। ये परिवारवाद की ठसक है, ठसक, घमंड। और ऐसे लोगों को प्रजातंत्र की हनक जवाब देती है, ऐसे लोगों को जवाब देती है, ये आपको याद रखना चाहिए। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों पर वंशवाद का आरोप तो पहले भी लगता रहा है। वैसे राजनीति में परिवारवाद के आरोप को डिफेंड करना मुश्किल काम होता है, खास तौर पर जब किसी पार्टी की बुनियाद परिवार पर टिकी हो। लेकिन मैं अखिलेश यादव की हिम्मत की दाद दूंगा कि आज उन्होंने परिवारवाद को डिफेंड किया। अखिलेश ने इशारा किया न तो योगी का परिवार है न मोदी का परिवार, और इस आधार पर आरोप लगाया कि कोरोना काल में इन नेताओं ने जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभाई। यह तर्क एक बार सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि एक परिवार के 45 लोग राजनीति में हो, पार्टी में हो, अलग अलग पदों पर हो। लेकिन जहां भी परिवार पर आधारित राजनीति होती है वहां मुश्किल तो होती है, चाहे पार्टी कोई भी हो। और यह बात बीजेपी पर भी लागू होती है, यह बात बीजेपी को भी चोट करती है, खासकर तब जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा की बात होती है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर मारने का आरोप है। 3 अक्टूबर को हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। काफी हंगामे के बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई और आज करीब 4 महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई। आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस और ओम प्रकाश राजभर सबने रिएक्ट किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नहीं चाहती थी कि आशीष मिश्रा को सजा हो, केस ठीक तरह से नहीं लड़ा गया, इसलिए उसे जमानत मिल गई। लेकिन सबसे टेढ़ी बात की ओम प्रकाश राजभर ने। उन्होंने कहा बीजेपी ने यूपी में कई ब्राह्मण चेहरे आजमाए, लेकिन कोई काम नहीं आया, इसलिए अब आशीष मिश्रा को बेल दिलवाई गई, जिससे बीजेपी कह सके कि ब्राह्मण के बेटे को छुड़वा दिया। जो लखीमपुर खीरी में 4 किसान, एक पत्रकार शहीद हुआ, उसके बाद 6 लोग शहीद हुए, उनके साथ अन्याय है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा होने के नाते उनको बेल मिली है और कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक वोट ये जान चुकी है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो एक वोट जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि एक से एक ब्राह्मण चेहरा ले आए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो अब जमानत करा करके ब्राह्मण समाज को संदेश दे रहे हैं कि देखो हम ब्राह्मण समाज के बेटे को बेल दिला दिए। ये भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए और
भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर बेल मिली है। आशीष मिश्रा को जमानत मिलने से प्रियंका गांधी भी नाराज हैं। प्रियंका गांधी ने आज रामपुर में नरेंद्र मोदी पर राजधर्म पालन न करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों को कुचलने वाले आशीष मिश्रा के पिता से इस्तीफा मांगना तो दूर, प्रधानमंत्री उनके साथ मंच शेयर करते हैं। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से। जिसने आपको कुचल डाला, जिसने नुकसान किया, उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति। उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है, हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। और जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार उस धर्म को निभाना नहीं जानती, उस सरकार को नकारो। आशीष मिश्रा की जमानत की टाइमिंग पर सवाल उठे तो जवाब दिया यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह कोर्ट का मामला है, बीजेपी का से कोई लेना देना नहीं है और विपक्ष हार की आशंका से बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी न्यायिक प्रक्रिया और जांच प्रक्रिया में न हस्तक्षेप किया है, न कभी हस्तक्षेप करेगी। और इस प्रकार के आरोप चुनाव में जो पराजय का उनको पहले चरण में संकेत मिला है, वह उसी हताशा को इन शब्दों में प्रकटता हूं। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने लखीमपुर खीरी के इस केस पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था किसी को बचाने की कोशिश नहीं की गई, इस केस में जो भी हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हुआ। लेकिन चुनाव के मौसम में बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। यूपी के इलेक्शन में एक और प्लेयर हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। वो बीजेपी को लगातार टारगेट करते हैं और समाजवादी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी। लगभग हर रैली में ओवैसी ये बात कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ वोट के नाम पर बरगलाया गया, उनका इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। कोई भी पार्टी मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों पर एक्शन नहीं लेती। आज बरेली की रैली में ओवैसी के निशाने पर सबसे ज्यादा थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों को डरा कर वोट हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बीजेपी का डर दिखाओ तो मुल्ला जी दौड़ते हमारे घर पे आ जाएंगे। अखिलेश यादव याद रखो, अब बेदार होना जरूरी है आपको, क्योंकि अब जो नौजवान बेदार हो चुका है वो तुम्हारे डराने से नहीं डरेगा। समाजवादी पार्टी कौन सी हम पर उंगलियां उठाती है? क्या ये बात सच नहीं है कि बदायूं के आपके भाई, उनकी बहन जिला परिषद की चेयरमैन बन जाती है बीजेपी में जाकर? आपके घर में खुद बीजेपी के लोग मौजूद हैं, बोलते हैं कि फिरका परस्ती का जहर घोला जा रहा है। यही अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो योगी के खिलाफ मुकदमे थे, क्रिमिनल केसेस। अखिलेश यादव ने मुकदमा चलाने की फाइल पर साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? क्या रिश्ता है आपका योगी आदित्यनाथ से? क्या मोहब्बत थी आपको कि आपने केस चलाने की फाइल पर साइन क्यों नहीं किया? आजम खान जेल में, क्यों जेल में? कि उनके मंत्रालय में उन्होंने किसी का अपॉइंटमेंट कर दिया। मगर क्या अखिलेश यादव ने लखनऊ का रिवर फ्रंट का काम नहीं करवाया? वो हाईवे नहीं बनाई? क्या सब के सब उसमें साफ सुथरा काम हुआ? किसी ने मलाई नहीं खाई, किसी ने दही नहीं खाई, किसी ने लस्सी नहीं पिया, सब ऐसे ही हो गया। अरे मिले हुए तो आप हैं, मैच फिक्सिंग तो आप करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक में हिजाब का जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि मोदी मुस्लिम औरतों के हिमायती होने का दावा करते हैं, लेकिन संसद में घंटों भाषण देने के बावजूद वो कर्नाटक की बेटियों के बारे में कुछ नहीं बोले। हमको बोलते इज्जत कैटेगरी ले लो, बाहर में जाए तुम्हारी इज्जत कैटेगरी। मेरी जान की सुरक्षा, मेरी जान की हिफाजत उस वक्त होगी
जब वो बच्ची जो नकाब पहनकर कॉलेज जा रही, वो भीड़ उसको घेर लिया, उसकी इबादत नहीं कर पाए तो उत्तर प्रदेश में 22 अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को CAA के प्रोटेस्ट में गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। क्या उनकी जान मेरी जान से कम थी क्या? आप उनकी जान की इबादत नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का कानून देश के मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया और कह रहे हैं कि आपको पसंद है कि कोई बच्ची घर को आ जाए। प्रधानमंत्री जी, आपका मुस्लिम महिलाओं से ये मोहब्बत का दावा फरेब है, झूठ है। आपको मोहब्बत अगर होती तो आप पार्लियामेंट में अपनी 2 स्पीच हुई राज्यसभा लोकसभा में, आप जो कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, आप उन बच्चियों के बारे में कहती कि बेटियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या हिजाब पहनो, मगर तुम पढ़ो, पढ़कर काबिल बनो, देश का नाम रोशन करो। मगर प्रधानमंत्री बोलते मैं ट्रिपल तलाक का कानून लाया। ये शादी के मामलात में अब कह रहे हैं कि 18 से 21 साल कर दिया, इतनी मोहब्बत क्यों है? ये शादी के इंस्टीट्यूशन से बीजेपी पीछे क्यों पड़ जाती है? हिजाब को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी पर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है और तब तक स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनकर जाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि कॉलेज खोले जा सकते हैं, लेकिन तब तक किसी को हिजाब पहनकर आने की इजाजत नहीं होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक सरकार ने सोमवार से 10वीं क्लास तक के स्कूल खोलने का फैसला किया है, लेकिन हिजाब पर कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक खूब सियासत हुई। मैंने आपको दिखाया यूपी में कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उनकी पार्टी दिल्ली में हिजाब के सपोर्ट में प्रोटेस्ट आयोजित कर रही है। कल दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में ओवैसी की पार्टी ने एक विरोध प्रदर्शन निकाला। ये विरोध प्रदर्शन शाहीन बाग से शुरू होकर अबुल फजल एनक्लेव की शाहिद बिलाल मस्जिद तक है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस प्रोटेस्ट मार्च के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत ली थी। हिजाब के समर्थन में निकाले गए इस मार्च के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। उड़ुपी की बहनों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उड़ुपी की बहनों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। चिंता की बात यह कि कर्नाटक के हिजाब विवाद को देश भर में बड़े पैमाने पर फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज लेफ्टिस्ट छात्र संगठन आइसा ने दिल्ली में हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारी कर्नाटक भवन के सामने इकट्ठा हुए थे। वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कर्नाटक भवन से थोड़ी दूर पर बैरिकेड लगाए हुए थे। प्रदर्शनकारी उसको क्रॉस करना चाहते थे। इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करने वालों की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। लेकिन दिल्ली में हिजाब के सपोर्ट में हो रहे इन प्रदर्शनों से यह लगता है कि इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर फैलाने की तैयारी की गई है। ट्विटर स्पेस का एक ऑडियो सामने आया है, जहां पर कई लोग मिलकर हिजाब के मुद्दे को पूरे मुल्क में और खास तौर पर दिल्ली में फैलाने की रणनीति बना रहे हैं। इस ऑडियो में सबसे प्रोमिनेंट आवाज आसिफ इकबाल तन्हा नाम के एक छात्र की है। वो जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ता है। मैं यही बात कह रहा था कि हम जो है सिर्फ कर्नाटक का ही इशू, जैसे कि अभी हमारी बहन बोल रही थी आसिफा, तो कर्नाटक का इशू ना बना के पूरे इंडिया में, मैं कहा कि जो सेंटर ऑफ एजुकेशन है जहाँ पे खासकर दिल्ली, तो दिल्ली में मैंने अभी मतलब आज सुबह से जब से वो वीडियो वायरल हुआ है बहुत डिस्टर्बिंग रहा है। तो मैं उस वक्त से जो है वो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन से, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, काफी सारे सोशल एक्टिविस्ट से जो है मैं रेगुलर बात कर रहा हूँ कि आखिर हम लोग दिल्ली में क्या कर सकते हैं इस इशू को लेके। तो कहीं से तो पॉजिटिव से मिल रहा है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, हम कुछ करेंगे और हम लोग जल्दी जो है यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो है कुछ सॉलिडरिटी में हम लोग जो है आवाज उठाएंगे और सड़कों पे उतरेंगे। आसिफ इकबाल तन्हा जिनकी आवाज आप सुन रहे थे, SIO यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। आसिफ इकबाल ने कहा कि दिल्ली में प्रोटेस्ट करने से उसका मैसेज पूरी दुनिया तक जाता है, इसलिए वो दिल्ली में प्रोटेस्ट की प्लानिंग कर रहे हैं।
हम लोगों का यही कहना था कि दिल्ली में से जो बात निकलती है वो दूर तलक जाती है, तो इसीलिए हम लोग ये चाह रहे थे कि उनकी सॉलिडारिटी में जो डिमांड्स हैं, उन लड़कियों का जो डिमांड्स हैं, उन बहनों का जो डिमांड्स है, वो जो मुस्लिम लड़कियों का जो डिमांड्स है, उस डिमांड को हम लोग भी जो है वो यहाँ पे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो है जो भी चीफ जस्टिस है उनको लेटर लिख के इस तरह से जो है जो भी हम लोग कर सकते हैं वो करना चाहिए और हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मोबिलाइजेशन का ये मतलब नहीं है, जब भी मोबिलाइजेशन कोई इस तरह की बात आती है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी प्रोटेस्ट करेगी तो ये कहा जाता है कि ये शाहीन बाग की तरह जो है वो ये प्लान कर रहे हैं। शाहीन बाग कोई प्लान नहीं था, शाहीन बाग जो है वो इमोशन था, शाहीन बाग जो है वो एक लड़ाई थी जो अपने आप बनी, उसको कोई प्लान करके वो पूरा मूवमेंट को नहीं बनाया गया। कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। मुंबई में हिजाब के सपोर्ट पे सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया। हिजाब के मुद्दे पर पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। मुस्लिम बेटियों के हक का सवाल बताया जा रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने हिजाब, नकाब या बुर्के पर रोक लगाई हुई है। यूरोप के कई देशों जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और बल्गारिया में बुर्के और नकाब पर पाबंदी लगी हुई है। कई देशों में तो यह नियम तोड़ने पर 150 से 750 यूरो तक का जुर्माना भरना पड़ता है। बेल्जियम में पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का या नकाब पहनकर जाने पर 7 दिन की जेल की सजा हो सकती है। चाइना ने अपनी शिजियांग प्रोविंस में तो बुर्के और नकाब के साथ साथ दाढ़ी बढ़ाने तक पर रोक लगा रखी है। रूस में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हिजाब पहनने पर पाबंदी है। सेंट्रल एशिया का कजाकिस्तान देश प्रीडोमिनेटली मुस्लिम है, लेकिन यहां के स्कूलों में छात्रा हिजाब पहनकर नहीं जा सकती। वहीं कजाकिस्तान के पड़ोसी देश उज्बेकिस्तान में न सिर्फ नकाब और बुर्के पर पाबंदी है, बल्कि इनको बेचने पर भी रोक लगी हुई है। 2018 में जब एक इमाम ने उज्बेकिस्तान में नकाब और दाढ़ी रखने पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। इन मुल्कों में ऐसी पाबंदियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन पाबंदियां हटाई नहीं गई। और अब बात नवजोत सिंह सिद्धू की। पंजाब में जब से चन्नी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए डिक्लेयर किया गया है, तब से नवजोत सिंह सिद्धू खामोश हैं। वो वैष्णो देवी के मंदिर गए, मां बगलामुखी के मंदिर में आशीर्वाद मांगने गए। सिद्धू की एक और मजबूरी है, वो अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे, लेकिन सिद्धू की वाइफ और उनकी बेटी को लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ नाइंसाफी हुई है। उनका मानना है कि अगर पंजाब कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए सबसे डिजर्विंग कोई लीडर है तो वो नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं। आज हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी दिन भर नवजोत कौर सिद्धू के साथ अमृतपुर ईस्ट सीट पर उनकी इलेक्शन कैंपेन में साथ थी। विजय लक्ष्मी से बात करते हुए नवजोत कौर ने कहा कि जो भी सर्वे हो रहे हैं उसमें तो सीएम के रेस में सबसे आगे सिद्धू ही थे। पता नहीं कांग्रेस के सर्वे में चरणजीत सिंह चन्नी नंबर 1 कैसे हो गए। ऐसे लोगों का सर्वे लोगे जिनको लगेगा कि ये सरकारी हो गया तो हमारी जेबें कैसे भरेंगी, तो मैं कह नहीं सकती, वो सर्वे अलग है। पर अगर आप नॉर्मल पब्लिक का सर्वे लोगे, आप सर्वेज तो ऑलरेडी कह रहे थे, सर्वेज आप चेक कर लो, बहुत सारे सर्वेज आए जो क्लियरली 59% मेजॉरिटी नवजोत को बोल रहे थे। आप सर्वे से आप संतुष्ट नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया और जिसके आधार पर चन्नी साहब को अनाउंस किया? मैं हर चीज से संतुष्ट हूँ, प्रोवाइडेड वो हमारी बात माने। चन्नी साहब ने बड़ी क्लियरली स्टेज से कहा है कि पंजाब मॉडल जो नवजोत का है उसको मैं लागू करूंगा। अगर वो करते हैं तो हमें कोई हर्ज नहीं, कोई भी बैठे। और नहीं करते तो लड़ेंगे, दरी बिछाएंगे, आपके सामने ही है। कांग्रेस पार्टी में रह के ही लड़ेंगे या बाहर जाके? नहीं, बीच में लड़ेंगे। अभी तो बीच में ही बैठ के लड़े हैं, बाहर निकल के नहीं लड़े, बीच में ही रह के लड़ाई होती है, छोड़ के नहीं मैदान लड़ाई होती। नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया सिद्धू का भी मानना है कि उनके पिता जितने ईमानदार हैं, ऐसा ईमानदार नेता और कोई नहीं है। राबिया ने चन्नी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में जरूर कहा कि हर नेता पर कोई ना कोई आरोप लग चुका है और कुछ नहीं तो पैसों की गड़बड़ी का, लेकिन उनके पिता पर अब तक कोई आरोप नहीं लगा। राबिया ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने किसी मजबूरी में चन्नी को सीएम फेस बनाने का फैसला लिया होगा। आज
सीएम का फेस नहीं बन पाए, लेकिन आगे जाके देखना वो क्या क्या कर पाएंगे, बिकॉज उनके नाम पे कोई दाग नहीं है। बाकी ना, मेरी बात सुनिए, बाकी किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर देख लीजिए, पैसों का दाग तो होगा ही होगा। एक ईमानदार बंदा जो मेरे पापा हैं ना, उनके ऊपर कोई पैसों का दाग है और ना आगे जाके होगा। गुरु बाबा जी परमात्मा उत्ते बैठा है, सारा कुछ देख रहे हैं परमात्मा। हाईकमान का डिसीजन ठीक था, इनको सीएम ना बनाना। हाई कमांड तो हाई कमांड है, उन्होंने जो कर दिया दैट्स बिकॉज उनकी कहीं मजबूरियां रही होंगी। इस बात में तो कोई शक नहीं कि सिद्धू को कतई उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी चन्नी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए डिक्लेयर कर देंगे। और यह बात भी सही है कि जहां तक लोकप्रियता के आधार पर फैसला होने का सवाल है, चन्नी सिद्धू से ज्यादा लोकप्रिय तो नहीं हो सकते। सिद्धू बहुत पॉपुलर है, लेकिन सिद्धू भी फंसे हुए हैं। इस स्टेज पर राहुल गांधी का विरोध करें तो कैसे करें। लेकिन सिद्धू को एक बात जरूर लगती है कि अमरिंदर सिंह की पतंग काटने में उनका इस्तेमाल किया गया। आज कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सिद्धू के बारे में मुझे कहा कि उन पर क्या लागू होता है, न कोई उमंग है न कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।